सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लेके। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल तो देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है या आपको सिंपली जो है मिल जाता है एक्सप्लेन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आपने किस तरह से अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप बताएंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए मैकेनिज्म बाय विच molecules are transported across the cell membrane using energy derived not directly from ATP। जो हमारा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमारा होता है कि जो सेकेंडरी एक्टिव, अब यहाँ पर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसमें एनर्जी को यूज किया जाता है, और ऐसी एनर्जी यूज की जाती है ड्राइव नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी, जो डायरेक्टली एटीपी से ड्राइव नहीं की जाती, यानी एटीपी की जैसे ऐसी एनर्जी यूज की जाती है जो एटीपी से नहीं निकली होती, बट रेदर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अलोंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बल्कि वो एनर्जी जो है मूवमेंट के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से क्रिएट की जाती है, और उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो क्रिएट की जाती है। यानी कि एक ही टाइम पे दो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन एक्टिव सेकेंडरी जो बात की गई ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो जो सेकेंड आयन है या मॉलिक्यूल है उसको जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी से रिलीज नहीं होती, बल्कि जो उसके साथ जो आपका मॉलिक्यूल या आयन ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, उसके द्वारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस हार्नेसेस द एनर्जी रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल मूविंग डाउन इट्स ग्रेडियंट टू ड्राइव द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट। इसमें वही बताया गया है कि ये इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक एनर्जी जो कि रिलीज हुई है जब एक मॉलिक्यूल डाउन इट्स ग्रेडियंट मूव कर रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है या आयन है या सब्सटेंस है उसको मूवमेंट कराने के लिए फर्स्ट जो आपका मूवमेंट हुआ है मॉलिक्यूल या आयन, उसके द्वारा जो एनर्जी क्रिएट की जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, या फिर कहें हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वहां पे, उसको यूज किया जाता है ताकि वो अगेंस्ट जा सके, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिराइव्ड इनटू, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, टू मेन टाइप्स में, जैसे कि को ट्रांसपोर्ट जिसको हम सिंपोर्ट भी कहते हैं, और काउंटर ट्रांसपोर्ट जिसको हम एंटीपोर्ट भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एंटीपोर्ट और सिंपोर्ट दोनों ही बताए गए हैं। तो जो को ट्रांसपोर्ट होंगे यानी एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी सब्सटेंसेस की, टू मॉलिक्यूल्स की, आयंस की या सब्सटेंसेस की, तो उसको हम सिंपोर्ट कहेंगे। यहाँ पे ये जो यहाँ पे प्रोटीन यूज किया जा रहा है ना, प्रोटीन चैनल जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये हमारा सिंपोर्ट है क्योंकि ट्रांसपोर्टर है, इसी की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जबकि दूसरा जो यहाँ पे प्रोटीन दिया गया है, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसीलिए इसको एंटीपोर्ट बोला गया है। तो नेक्स्ट जो है आपको इसके बारे में बता दिया गया है, को ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया गया है। देखो सिंपोर्टर कहा जाता है को ट्रांसपोर्ट को। इन को ट्रांसपोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यही बताया गया है, हियर द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी टू मूव अनदर मॉलिक्यूल अपहिल अक्रॉस इट्स ग्रेडियंट। तो वही बताया गया है कि जो एनर्जी जो है डाउनहिल मूवमेंट की वजह से क्रिएट हो रही है एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट के वजह से, उसी एनर्जी को दूसरा मॉलिक्यूल या आयन या जो सब्सटेंस मूव कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक ही टाइम पे, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में या अपहिल डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर की तरफ एक तरह से अपहिल डायरेक्शन में जो है, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जरूरी है कि बाहर की तरफ ही हो या अंदर की तरफ भी हो सकती है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। फर्स्ट से जो बनी होगी ना एनर्जी, उसी को यूज किया जा रहा होता है यहाँ पे। Example, sodium glucose co-transporter. A classical example of co-transporter is the sodium glucose transporter को-ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो एक क्लासिकल एग्जांपल ज्यादातर इसको एग्जांपल के तौर पर दिया जाता है कि को-ट्रांसपोर्टर का जहां पर आपको एग्जांपल देना होता है तो वहां पर आप सोडियम और ग्लूकोज को बता देते हैं को-ट्रांसपोर्टर। और ऐसा क्यों होता है, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा ना सोडियम ग्लूकोज का
को ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये हमारा इंटेस्टाइन और किडनी में देखने को मिलता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि सोडियम आयन मूव डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू जो है मूव डाउन करते हैं, यानी कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो जाएंगे, क्रेडिट बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पंप होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम का पंप होगा, जिसके थ्रू जो है ये डाउन मूवमेंट करेगी, डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, विच इज ए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। और जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, जो आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका क्रिएट होता है, जनरेट होता है। तो ये बताया गया, द एनर्जी फ्रॉम सोडियम मूविंग डाउन इट्स ग्रेडियंट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द सेल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एनर्जी जो सोडियम की मूवमेंट की वजह से क्रिएट की गई है, जब वो डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही थी, तो उसी एनर्जी को यूज किया जाता है ग्लूकोज की मूवमेंट के लिए against the concentration gradient या फिर uphill the concentration gradient. Both sodium and glucose are transported in the same direction. दोनों ही सोडियम और ग्लूकोज एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अपोजिट नहीं जाएगा, यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी सोडियम एंड ग्लूकोज की भी, तो याद रखिएगा। This process is essential for glucose absorption from the intestinal lumen and reabsorption from the renal tubules. तो जो हमारा intestinal lumen में जो absorption होता है ग्लूकोज का, उस प्रोसेस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली प्रोसेस आपकी। और इसके अलावा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स से ग्लूकोज का, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है काउंटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, एंटी पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है सिम्पोर्ट, जिसमें हमने ग्लूकोज और सोडियम का एग्जाम्पल पढ़ा था। इन काउंटर ट्रांसपोर्ट द टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें एंटीपोर्ट है ना, तो इसमें आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है दो मॉलिक्यूल। हियर द मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल डाउन इट्स ग्रेडियंट ड्राइव द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट की गई है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई टू लो जाते वक्त, उसी एनर्जी को यूज किया जाता है दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा जब वो आपका अबव द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है या अपहिल द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर। तो सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर क्यों दिया गया है, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम का जो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है सेम टाइम पे, तो वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ काउंटर ट्रांसपोर्ट इज द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर NCX भी जिसको बोला जाता है, विच प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मसल एंड कार्डिक मसल्स या कार्डिक सेल्स। तो जो आपका सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है ये आपका मसल्स में और कार्डिक मसल्स में देखने को आपको मिलता है, या वहां पर ये जो इस तरह का ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलता है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, ये जिसको हम कहें एंटीपोर्ट्स के थ्रू जो आपका मूवमेंट हो रहा होगा सब्सटेंसेस का। सोडियम आयंस मूव इनटू द सेल डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोडियम के आयंस होते हैं वो इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन वर्ड जो है मूव करते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट कर रहे होंगे। दिस मूवमेंट प्रोवाइड द एनर्जी टू ड्राइव कैल्शियम आयंस आउट ऑफ द सेल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो ये मूवमेंट होती है आपकी सोडियम की हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यूज की जाती है कैल्शियम के द्वारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ द सेल। तो कैल्शियम जो है सेल के बाहर निकलते हैं, जबकि सोडियम जो है सेल के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो इन दिस केस सोडियम एंड कैल्शियम आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सोडियम और कैल्शियम जो है ना आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। दिस एंटीपोर्ट सिस्टम हेल्प्स मेंटेन लो intracellular calcium levels which is critical for muscle relaxation after contraction। तो इस तरह का जो आपका एंटीपोर्ट सिस्टम होता है जो सब्सटेंसेस को जो है दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है, ऐसा जो प्रोटीन होता है ट्रांसपोर्टर होता है, ये हेल्प करता है हमें लो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, विच इज क्रिटिकल फॉर मसल रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल रहता है जब आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसके बाद उसको लो रखना काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो वहां पर ये हेल्पफुल रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बताया गया, तो देखिए इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग सेल्युलर फंक्शंस। तो सेल्युलर फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच एज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जैसे कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन। और न्यूट्रिएंट्स में कौन आ गया? ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया। और इसके अलावा जो है आयन होम्योस्टेसिस में जैसे कि कैल्शियम
सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस को बनाए रखने के लिए, यानी कि आयरन के होम्योस्टेसिस के लिए, हमारी बॉडी में आयरन का होम्योस्टेसिस बना रहे, यानी कि एक बैलेंस जो है बना रहे। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर पीएच, तो जो हमारा सेल के अंदर पीएच है उसको रेगुलेट करने में भी जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको दिया गया है दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो हमने आपके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, न्यूरल सिग्नलिंग भी आते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स वगैरह की सिग्नलिंग होती है, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो है आपके, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन और सेल का रेस्पिरेशन भी। तो इन सभी प्रोसेस के लिए जो है ना इस तरह का ट्रांसपोर्ट, आपका जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ एमजेड 001 यूनिट 6 के क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपको टर्मिनल क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बुक में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।